हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आपको पता होना चाहिए कि पिछले इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड हेल्थ का देखेंगे। ठीक है, तो यह चीज़ें हम लोग आज देखेंगे कि नवजात शिशु कमला या पीलिया क्या होता है, इसके कारण, चिन्ह, लक्षण, जाँच एवं प्रबंध के बारे में लिखिए। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 10 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, नवजात शिशु कामला या पीलिया उसी को कहते हैं। नियोनेंटल जॉन्डिस होता है। नियोनेंटल मतलब क्या होता है? नवजात शिशु, और जॉन्डिस मतलब पीलिया, यानी नवजात शिशु का पीलिया। अब ये जो पीलिया है तो इसके कारण बताना है, इसका चिन्ह, लक्षण, डायग्नोसिस, प्रबंध सब कुछ बताना है। मैं आपको फर्स्ट में ही कह देता हूँ, नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊँगा। नर्सिंग प्रबंध मैं कितना बार बता चुका हूँ कि बीमारी के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है। 5-6 पॉइंट कारण से, लक्षण से उठाना है और उसको प्रबंध में कर देना है। लक्षण से 3-4-5 पॉइंट उठाना है और एज ए नर्स आप उसको कैसे प्रबंध करेंगे उसको कर देना है। तो नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊंगा, बस इसका मैनेजमेंट तक हम बताएंगे। नर्सिंग प्रबंध आप खुद लिखिएगा। ठीक है, इसी को दूसरा रूप में हम लोग कहते हैं अति बिलुबिलीनता। रक्तता से क्या समझते हैं? इसका प्रबंध करें। अति बिलुबिलीनता का मतलब होता है कि हाइपर बिलुरुबिनिया। ठीक है, हाइपर बिलुबिलीमिया का मतलब होता है कि जो बिलुबिलिन का लेवल है वह अत्यधिक हो जाना, तो उसी को हाइपर बिलुबिलीमिया कहते हैं। और जब बिलुबिलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी तो जॉन्डिस होता है ना, तो उसी को दूसरे भाषा में हाइपर बिलुबिलीमिया कहते हैं, या फिर इसी को नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह बिलुबिलिन लेवल बढ़ने से ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा होने से ही जॉन्डिस होता है। ठीक है, जॉन्डिस होता है, तो चाहे हाइपर बिलुबिलीमिया कहे या जॉन्डिस कहे, बात वही है। ओके, चलिए अब इस परिभाषा देख लीजिए। नियोनेंटल जॉन्डिस या कमला, नवजात शिशु के शरीर में रक्त में बिलुबिलिन की अत्यधिक मात्रा इकट्ठा होने को अति बिलुबिलिन रक्तता कहते हैं। समझ गए ना बात को, कि नवजात शिशु, चूँकि हम लोग को नवजात शिशु के बारे में ही पूछ रहा है, तो बच्चा जन्म लिया, जन्म के 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, ठीक है, या जन्म के 1-2 दिन के अंदर अगर रक्त में बिलुबिलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसे हम लोग अति बिलुबिलीनता कहते हैं। ठीक है, जिसमें शिशु की त्वचा पीली पड़ जाती है। जिसमें होता यह है कि जब बिलुबिलिन लेवल बढ़ता है ना, तो बच्चा का शरीर पीला पीला होने लगता है, क्योंकि जो बिलुबिलिन होता है वह त्वचा पर आकर चिपक जाता है अंदर से, जो नवजात शिशु का कमला या पीलिया कहलाता है। ठीक है, आँख पीला हो जाता है, गर्दन पीला, पूरा बॉडी पीला हो जाता है शिशु का, तो यही जो है पीलिया होता है। बातें को समझ गए? जॉन्डिस होता है। अब आप लोग को बता दें कि जिस प्रकार से बच्चा में जो ब्लड लेवल अधिक होता है अन्य के तुलना में, तो जब ब्लड लेवल अधिक होगा शिशु में, क्योंकि शिशु में ज़्यादातर बॉडी में ब्लड ही ब्लड रहता है, तो इस कारण से जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है शिशु में ज़्यादा होता है अन्य के तुलना में। तो उसी प्रकार से जब हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बिलुबिलिन का लेवल भी अधिक होगा। तो इस कारण बच्चे में बिलुबिलिन, हाइपर बिलुबिलिन का कंडीशन कब होता है? तो जब ये चीज़ें 15 से अधिक हो जाता है तो यह हाइपर बिलुबिलिन के कंडीशन में आ जाता है। और 17 से 18 mg/dl होता है तो यह हाई रिस्क में आता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क वाला हो जाता है। इतना अगर mg बिलुबिलिन का लेवल चला जाए तो यह हाई रिस्क में आता है। 15 से कम यानी 10 से लेकर 15 तक अगर है तो यह मीडियम लेवल का रिस्क में रहता है। और एडल्ट जो होता है, चाहे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, उसमें 0.8 से 2 mg/d जो है DL आपके होते हैं। क्या चीज़? बिलुबिलिन का लेवल। समझ रहे हैं? तो एडल्ट में अगर दो से ज़्यादा हो गया तो जॉन्डिस माना जाता है। समझ गए? और शिशु में इतना है, देख लीजिए। ठीक है, आप लोग को समझना है, समझ लीजिए। बता दिए कारण। अब इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो होने के कारण में लाल रक्त कोशिकाओं का जल्दी अत्यधिक नष्ट होना, मतलब जो आरबीसी है जल्दी जल्दी बनना, जल्दी जल्दी नष्ट होना। अब आरबीसी ही क्या करता है? हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का संचार करता है ज़्यादातर। तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी आरबीसी बनेगा, नष्ट होगा, तो बॉडी में जो अवशिष्ट पदार्थ है जैसे बिलुबिलिन है यह बढ़ जाएगा। ठीक है, यकृत। अब चूँकि जो बिलुबिलिन होता है यह कंट्रोल आपके लीवर के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो जो लीवर है, यकृत है, उसका कार्य की अपरिपक्वता, जिसे बिलुबिलिन पर्याप्त मात्रा में रक्त से बाहर नहीं निकल पाता है। तो अब जो बिलुबिलिन है, जहाँ से आपको लीवर के द्वारा ही ये फंक्शन किया जाता है बिलुबिलिन का,
तो जब आपके लीवर अपरिपक्व रहेगा, लीवर सही से नहीं काम करेगा, तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है रक्त समूहों की असंगतता से एरिथ्रोसाइट का क्षय बढ़ना। अब रक्त समूह असंगत होगा, जैसे माँ में कुछ और बेटे में कुछ और, तो इससे एरिथ्रोसाइट का जो क्षय है वह बढ़ने लगेगा। उसके बाद है पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया, यह भी एक कारण बनता है। तो ये सब कारण है, कारण आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी का क्षय, जल्दी जल्दी नष्ट होना, बनना, लीवर का फंक्शन काम सही से नहीं कर पाना, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा रक्त से नहीं निकल पाता है, रक्त समूह के असंगतता से एरिथ्रोसाइट का क्षय बढ़ना, पॉलीसाइथेमिया, यह सब कारण बनता है हाइपरबिलिरुबिनिया का, ठीक है। आगे अब इसके लक्षण क्या होंगे, चलिए साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं। अब लक्षण है तो आप लोग कॉमन जानते हैं जॉन्डिस में क्या क्या लक्षण होते हैं। थकावट आता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड का कमी होता है आरबीसी का, तो थकावट आएगा। बच्चा में वोमिटिंग होता है, बच्चा का जो मूत्र है वह गहरा डार्क कलर का यूरिन हो जाता है, मल काला हो जाता है, ठीक है। तो ये सब लक्षण जो है होता है। और भी लक्षण आप लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लक्षण, चेहरा पीला पड़ जाता है, ठीक है, नाखून पीले पीले हो जाते हैं गुलाबी के जगह, ठीक है। उसके बाद त्वचा पीला हो जाता है, आँख पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब लक्षण आप लोग और इंक्लूड कर लीजिएगा, चेहरा पीला होना, आँख का पीला होना, नाखून का पीला होना, ठीक है। ये सब जो है आप लोग और इसमें ऐड कर लीजिएगा लक्षण में, ठीक है। चलिए निदान की बात किया जाए तो इसमें कुछ टेस्ट होता है, डायग्नोसिस किए जाते हैं, जैसे ब्लड के जांच में सीरम बिलिरुबिन का चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप RH फैक्टर का जांच किया जाता है, माँ और शिशु दोनों का, क्योंकि अभी ऊपर कारण में देखे हैं कि ब्लड असंगतता भी इसका कारण बन सकता है कि माँ में कुछ और बच्चे में कुछ और। हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है, ब्लड का टेस्ट किया जाता है, LFT लीवर का टेस्ट किया जाता है और कुंभ टेस्ट होता है। तो इन सभी जाँचों को किया जाता है और जिससे पता चलता है कि किन कारणों से जॉन्डिस है, ठीक है। अब हम लोग कारण लक्षण जान लिए, निदान भी जान लिए, तो अब हम लोग आते हैं प्रबंध में, मैनेजमेंट में। तो माय डियर, यह जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस के मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं। तो जॉन्डिस के मैनेजमेंट में सबसे हाइपरबिलिरुबिनिया के कंडीशन में बच्चे के लिए सबसे जो पहला होता है वह फोटोथेरेपी ही होता है। फोटोथेरेपी जिसे प्रकाश चिकित्सा कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो शिशु होता है, शिशु को नीले प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है, मतलब एक इक्विपमेंट होता है, समझ गए, फोटोथेरेपी, जिस इक्विपमेंट में बच्चे को रखा जाता है, ऊपर से बच्चे के ऊपर लाइट पड़ता है नीला कलर के। अब यह नीला कलर के जो लाइट होता है तो यह खतरनाक होता है, तो इसके लिए उसमें उस लाइट में 2-3 ट्यूब जो है वाइट कलर का भी जो है लगाया जाता है, ताकि नीला और वाइट दोनों मिक्स हो जाए, जिससे बच्चा पर खतरा ज़्यादा न छोड़े, ठीक है। जिससे बिलिरुबिन का प्रकाश भंगुरन हो जाए, वह त्वचा में जमे अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन घुलनशील अहानिकारक पदार्थ में बदल जाए, जो कि गुर्दों द्वारा मूत्र के रास्ते शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अब ये होता यह है प्रकाश चिकित्सा में कि प्रकाश चिकित्सा में एक होता है, एक पात्र होता है, ठीक है, बच्चे को इसमें खुला सुला दिया जाता है, आँखों पर मास्क लगा दिया जाता है और आँखों को ढकने के बाद बच्चे को खुला जो है इस पात्र में रखा जाता है और ऊपर से जो है ट्यूब लगा होता है, ठीक है, ऊपर से 4-5 ट्यूब लगा होता है, जो प्रकाश जो है डायरेक्टली बच्चे के ऊपर जो है गिरता है। अब इस ट्यूब में ब्लू कलर का ट्यूब, नीला प्रकाश का यूज किया जाता है। अब इस नीला प्रकाश हानिकारक बच्चे को पहुंचा सकता है, तो इसके लिए इसके साथ 2 जो है ट्यूब वाइट कलर का भी लगा दिया जाता है, ताकि प्रकाश मिक्स हो जाए और जो नीला कलर है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम करे। अब ये लगाने के बाद क्या होता है, लगा दिया जाता है। अब प्रकाश लगाने के बाद डायरेक्ट बच्चा पर पड़ता है और पड़ने के बाद जो त्वचा पर जमे हुए बिलिरुबिन होता है बच्चे के, वह भंगुर हो जाता है, वह टूटता है, टूटने के बाद वह घुलनशील बन जाता है और धीरे धीरे जो है वह गुर्दा के द्वारा, किडनी के द्वारा मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो यही प्रकाशीय चिकित्सा होता है, ठीक है। प्रकाश चिकित्सा की समय सीमा शिशु की अवस्था व रक्त में सीरम बिलिरुबिन के स्तर पर आधारित होती है। अब ये जो प्रकाशीय चिकित्सा होता है कितना देर दिया जाएगा, यह शिशु के अवस्था पर, कंडीशन पर निर्भर करता है कि बच्चे के रक्त में सीरम बिलिरुबिन का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। दूसरा है कुछ औषधियाँ भी जो है दिया जाता है, शिशु को कुछ निश्चित औषधि दी जाती है जो यकृत कोशिकाओं पर अपने प्रभाव द्वारा, ठीक है ना, ग्लूकोरोनी ट्रांसफेरेज एंजाइम का निर्माण को बढ़ा देता है, जो बिलिरुबिन के उत्सर्जन में सहायता करता है। अब ये होता यह है कि कुछ ड्रग दिया जाता है जो क्या करता है कि ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम के निर्माण को बढ़ा देता है,
जिससे बिलिरुबिन का जो उत्सर्जन है उसमें सहायता होता है। समझ रहे हैं। तीसरा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, प्रतिस्थापन रक्तदान। अब इसमें शिशु में अब तीसरा जो इसका प्रबंध है कि इसमें शिशु में रक्त से बिलिरुबिन को शीघ्रता से बाहर किया जाता है। यह पूर्णकालिक शिशुओं में जब अति बिलिरुबिनता 20 mg/dl तथा अपरिपक्व शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर 10 mg/dl हो तब प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है निकाल कर, ठीक है, दूसरा ब्लड चढ़ाया जाता है। तो यह प्री मैच्योर बेबी में 10 से 15 और जो मैच्योर बेबी होता है उसमें 20 mg/dl से ज़्यादा होने पर यह एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ठीक है। जबकि जॉन्डिस कब हो जाता है? जॉन्डिस तो आपके 10 से 15 के बीच में अगर है तो नॉर्मल है, ठीक ठाक है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 से ज़्यादा होता है तो यह हाई रिस्क में आ जाता है, फिर इसके ट्रीटमेंट कराया जाता है। और 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको जो है एक्सचेंज एंड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो यह 3 प्रबंध हो गया। पहला हो गया फोटोथेरेपी, दूसरा हो गया पहला फोटोथेरेपी हो गया, दूसरा हो गया कुछ विशेष दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है, और तीसरा हो गया एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, प्रतिस्थापन रक्तदान। ओके, आगे चलिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है, चाहिए तो आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, जिनको इंग्लिश में लेना है आप अपना इंग्लिश ले सकते हैं, बाकी हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपके लिए सभा है, मैं रुकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक बात बताता हूँ, मैंने प्रबंध के बाद नर्सिंग प्रबंध नहीं बताया, तो नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना है, भूलिएगा मत, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस कहने का अर्थ है कि जल शीर्ष, मतलब हाइड्रोसेफलस को हम लोग जलाशीर्ष कहते हैं। यह जल शीर्ष बच्चे के सर में जो है होता है, ठीक है। यह एक जन्मजात रोग है। जल शीर्ष के चिकित्सीय लक्षण, निदान, उपचार, शल्यक्रिया, प्री एवं पोस्ट नर्सिंग देखभाल बताना है। अब शल्यक्रिया के पहले और बाद में जो नर्सिंग देखभाल होता है आपको खुद लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताना ठीक नहीं है, समय बर्बाद करना, समझ गए। ऐसे भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो कंप्लीट कोई लोग देखते हैं, कोई लोग नहीं देखते हैं, तो क्या फ़ायदा। जो लोग देखते हैं उनको ज़रूर पता है कि नर्सिंग देखभाल कैसे लिखना है, और जो नहीं देखते उनको तो कभी नहीं पता होगा, क्योंकि वो भागते हैं, देखते हैं वीडियो को ओपन करते हैं सीधा भागते हैं, तो उनको तो याद होगा नहीं होगा वो जाने, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोसिफलस क्या होता है। माय डियर, हाइड्रोसिफलस जिसको हम लोग जल शीर्ष कहते हैं, ठीक है, एक होता है आपका हाइड्रोसिफलस होता है, ठीक है ना, और एक होता है आपका हेमेटोमेगली होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे है इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पानी भर जाना। हाइड्रोसिफलस का अर्थ क्या होता है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना। अब ऐसा थोड़ी ना कि बाहर से पानी आएगा भर जाएगा, मस्तिष्क में ही हमारा पानी की तरह CSF बनता है, ठीक है। CSF भी एक प्रकार से तरल ही है। तो जब इसका निर्माण अनियंत्रित हो जाएगा और इसका जो अवशोषण है वह नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, मस्तिष्क में ही जमा होने लगेगा। तो इस कारण से हमारे मस्तिष्क, बच्चे के जो मस्तिष्क है उसमें CSF का उत्पादन बढ़ जाता है और अवशोषण कम जाता है, ठीक है। जैसे डेली 2 लीटर पानी बन रहा है, लेकिन ठीक है, किसी टंकी में हम डेली 2 लीटर पानी रख रहे हैं, लेकिन खर्चा हो रहा है मात्र आधा लीटर, तो 1.5 लीटर डेली के बच जा रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे यह बढ़ते ही जाएगा। ऐसा रहा तो टंकी एक दिन आएगा फुल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से CSF हमारे स्पाइनल में भी बनता है, ब्रेन में भी होता है, ठीक है। अब मान के CSF बन रहा है, उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसका अवशोषण होगा, अभी हमेशा डेली बनता है। अब यह अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा कि उसमें असंतुलन होगा, धीरे धीरे यह शरीर बढ़ने लगेगा तो यह आकार में भी वृद्धि करने लगेगा, सूजन टाइप से हो दिखने लगेगा। तो यही CSF का उत्पादन और अवशोषण में असंतुलन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में जो एबनॉर्मल, जो असामान्य रूप से CSF है वह इकट्ठा होने से जल शीर्ष हो जाता है, हाइड्रोसिफलस हो जाता है, ठीक है। इसमें नवजात का सिर समान रूप से बड़ा दिखाई देता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो जलाशीर्ष का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पानी भर जाना, ठीक है। पानी भरने का मतलब होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव है, CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका उत्पादन बढ़ जाता है, अवशोषण कम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में CSF इकट्ठा होने के लगता है, जिसे हम लोग जलाशीर्ष कहते हैं, ठीक है।
हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। इसमें नवजात का सिर असामान्य रूप से बड़ा दिखाई देता है। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, यही जो है आपके बच्चा है। अब देखिए बच्चा का ये सर है, नॉर्मल सर रहता तो कैसे रहता आप लोग को पता होता, लेकिन ये देखिए कितना बड़ा बढ़ चुका है। इसमें क्या है कि इसमें बच्चे के सर में पानी भर चुका है, ठीक है, पानी भर चुका है। जो CASF होता है ना, यह बढ़ चुका है, ठीक है। अब बढ़ने से यह सर बड़ा हो गया है समान रूप से, ठीक है। पूरा देख सकते हैं टाइटनेस है इसमें का, पूरा सुचर्स जो है नसेस दिख रहा है, समझ गए। अब ये आपको पता नहीं चला है कि फ्रंटल इसका कहाँ है, पूरा ये प्लेन हो चुका है, समझ रहे हैं। आँख भी सही से नहीं खुल रहा है, देख रहे हैं ना, तो भौं भी देख सकते हैं। तो यही जो है आपके होता है, समझ गए। यही आपका जो है हाइड्रोसिफिलस है। इसी प्रकार से बच्चे में होता है, सर बढ़ जाता है। ओके, लक्षण क्या होते हैं इसका लक्षण, तो लक्षण भी आप लोग देख लीजिए। वक्ष के अनुपात में सिर बड़ा होना। वक्ष के अनुसार कहने का मतलब है कि हाइड्रोसिफिलस जब होता है तो यह जो है, तो ये चीज़ें हैं। तो जलाशय समझ ही गए होंगे, फिगर में समझ ही गए देखकर। अब इसके लक्षण में देख लीजिए। अब इसमें होता यह है कि जो बच्चा का वक्ष है, उस बच्चा के वक्ष के अनुपात में सिर का अनुपात बड़ा हो जाता है। जो सुचर्स है वह दूर दूर हो जाता है। सुचर्स कहने का मतलब है कि खोपड़ी में ज्वाइंट होता है, ठीक है। बच्चे के खोपड़ी में ज्वाइंट होता है, जो सुचर्स के रूप में होता है, ठीक है। अब ये जो सुचर्स ज्वाइंट होता है खोपड़ी में, चूँकि पानी भरने से यह बढ़ जाता है, सर बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण जो सुचर्स है, जो ज्वाइंट है, यह क्या हो जाता है, दूर दूर हो जाता है। बातें को समझ रहे हैं। कपाल पर सिराएं उभरी हुई दिखाई देना। अभी बताए हैं, अभी दिखाए हैं कि जो सिराएं हैं, जो वेन्स है, वह उभरा हुआ दिखाई देगा। जैसे देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, स्पष्ट रूप से सिरा वेन दिख रहा है उभरा हुआ, तो यही उभरा हुआ दिखाई देता है, समझ गए। आगे है उभरा हुआ फ्रंटल। मैंने अभी ऊपर बताया कि जो सामने वाला जो मस्तिष्क है, फ्रंटल है, वह जो है आपका उभरा हुआ, मतलब भारी उभरा हुआ दिखाई देगा। सिर का आघात परीक्षण करने पर फूटे मटके जैसे ध्वनि उत्पन्न होना। सिर का आघात परीक्षण मतलब थपथपाने पर फूटे घरे मटके जैसे आवाज़ देना, ठीक है, याद रखिएगा। आँखों में परितारिका नीचे की तरफ तथा दृढ़ि पटल ऊपर की तरफ होना। देख लीजिए फिगर में ही देख लीजिए, बच्चा का जो आइरिस है, पुतली नीचे की तरफ आ चुका है, समझ आ चुका है ना। तो यही जो है आपका आँख जो है बच्चा का नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि जो ऊपर से सर का है प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ऊपर से सर का प्रेशर पड़ता है, समझ रहे हैं। आँखों की परितारिका आइरिस नीचे की तरफ तथा दृढ़ पटल ऊपर की तरफ दिखाई देता है। आंखें नीचे झुकी हुई, आंखें देखें नीचे झुकी हुई था तथा बालक ऊपर की ओर नहीं देख पाता है। ऊपर, अब ऊपर से भारी चीज़ है तो कैसे ऊपर जो है दिख पाएगा, तो नीचे की तरफ ही उसको दिखता है, झुका हुआ रहता है आँख, समझ गए। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से उल्टी, ऐंठन और भिंगापन होता है, ठीक है। अब ICP लेवल बढ़ने से, और आपको पता होगा कि CASF बढ़ने से ही ICP लेवल बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इसके बढ़ने से उल्टी होता है, ऐंठन आता है, भिंगापन दिखता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। तीखी आवाज़ में बच्चा रोता है। बालक का दूध पान ठीक से नहीं कर पाना, बच्चे दूध पान नहीं कर पाता है। मानसिक विकार एवं स्पास्टिक पक्षाघात। अब ऐसे कंडीशन में बच्चे में मानसिक विकार हो सकता है, कम नाड़ी व श्वसन दर होता है। तो ये सब लक्षण जो है एक हाइड्रोसिफिलस के बच्चे में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए समय रहते इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। फिर से देखिए, वक्ष के अनुपात में सिर का बड़ा होना, सिर बड़ा दिखेगा। सीवन सुचर्स अलग अलग दिखेगा, दूर दूर। कपाल पर जो सिरा है उभरी हुई दिखेगा। सिर जो है आगे का जो फ्रंटल है वह उभरा हुआ रहेगा। सिर का आघात परीक्षण थपथपाने पर फूटे मटके जैसी आवाज़ देगा। आँखों में परितारिका नीचे की तरफ, दृढ़ि पटल ऊपर की ओर दिखाई देगा। आँख जो है वह नीचे की ओर झुकी हुई लगती है और बालक ऊपर की ओर देख नहीं पाता है। ICP लेवल बढ़ने से ऐंठन, वोमिटिंग, भिंगापन, स्क्विंट हो सकता है। तीखी आवाज़ में बच्चे रो सकता है। बालक का दूध पान ठीक से नहीं कर पाना। मानसिक विकार, कम नाड़ी व श्वसन दर, ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं बच्चे में हाइड्रोसिफिलस के। ओके, निदान की बात किया जाएगा तो आपके सामने निदान है। निदान की बात किया जाएगा तो सबसे पहले सिर का सरकमफ्रेंस, सिर का परिमाप लिया जाता है। देखा जाता है कि नॉर्मल सिर और एक हाइड्रोसिफिलस के सिर में, दोनों में कितना बढ़ा हुआ है, कितना अंतर है, ठीक है। एक्सरे करवाया जाता है, CT स्कैन और वेंट्रिकुलोग्राफी करवाया जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स को देखने के लिए वेंट्रिकुलोग्राफी करवाया जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल के ही आसपास CASF द्रव जो है इकट्ठा होता है, तो ये देखा जाता है वेंट्रिकुलोग्राफी के द्वारा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका निदान, डायग्नोसिस समझ गए।
ट्रीटमेंट की बात किया जाए, उपचार की, तो उपचार की बात देख लीजिए। उपचार में क्या होगा, सबसे पहले इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है, CSF बढ़ने से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे मेनिनटोल, फुरसामाइड। ये दवा क्या करता है कि अत्यधिक जो तरल इकट्ठा है उसको निकालता है बाहर, और जिससे प्रेशर कम लगता है। तो ICP लेवल को कम करने के लिए जो है मेनिनटोल दवा, फुरसामाइड दवा दिया जाता है डायूरेटिक्स ग्रुप के, ठीक है। सर्जरी किया जाता है, जैसे वेंट्रिकुलोस्टोमी और कोरोइड प्लेक्सोटोमी, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सोटोमी या फिर वेंट्रिकुलोस्टोमी सर्जरी की जाती है। लंबर पंक्चर के द्वारा CSF निकाला जाता है, लंबर पंक्चर पढ़ा चुके हैं। लंबर पंक्चर करके, ठीक है, स्पाइनल में इंजेक्शन लगा के CSF निकाला जाता है, ये भी ट्रीटमेंट है। और नहीं तो संटिंग करके जो सर का पानी है उसको किसी दूसरे अंग में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, कनेक्शन बना दिया जाता है, तो यही संटिंग होता है। चलिए संटिंग मैं आपको एक बार फिगर में दिखा देता हूँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लीजिए। एकदम ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सब चीज़ बताया जाता है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इधर नहीं है, ठीक है। तो डायग्नोसिस वगैरह सब ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब संटिंग का मामला है, संटिंग का मामला देख लीजिए कि संटिंग का मामला क्या कहता है। अब आपको पता है कि सर में पानी भर जाता है, तो सर में कहाँ पे भरेगा, वेंट्रिकल के आसपास ही भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर है, ठीक है, वेंट्रिकल है। अब ये वेंट्रिकल जो होता है, यह वेंट्रिकल जो है, इसी में पानी, इसी के आसपास पानी रहता है। तो ये पानी बढ़ने से सर का आकार बढ़ जाता है, बहुत सारी समस्या हो जाता है, जो ऊपर देखे हैं। तो इसमें संट करने का मतलब है कि सर्जरी के द्वारा एक पाइप लगा दिया जाता है, कहाँ, वेंट्रिकल, जहाँ पे CSF बन रहा है, तो वहाँ पे एक पाइप डाल दिया जाता है, और वह पाइप का जो रास्ता है वह पेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में कनेक्शन कर दिया जाता है। यानी यहाँ का जो पानी है वह पेट एब्डोमिनल कैविटी में आकर यहाँ पे आ जाएगा, जिससे इधर जो है पानी का जो उत्पादन है, जो इकट्ठा हो रहा है, वह कमेगा और यह आके एब्डोमिनल में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यही संटिंग होता है। संटिंग यहाँ पे किया कनेक्शन, और ला के कनेक्शन जोड़ दिया एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। यह कहीं भी यह जो है कहीं भी कनेक्शन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एब्डोमिनल कैविटी में। हम इस फिगर में आपको बता रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में कनेक्शन कर दिया गया है, समझ गए, जहाँ पे सर का पानी इधर आकर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आप जिनको दिक्कत है, इस प्रकार से आपको बच्चे को लगता हो दिक्कत, तो आप लोग ट्रीटमेंट जरूर कराइए। ट्रीटमेंट में दवाई वगैरह से ज़्यादा काम करता नहीं है, तो इस दौरान आपको उपचार में ICP लेवल को कम करने के लिए मेनिनटोल, फुरसामाइड देते हैं, ताकि दर्द वगैरह कम हो सके, ठीक है। क्योंकि ICP बढ़ने से दर्द बढ़ता है बच्चे में या किसी में, तो उसके लिए दवाई देते हैं। सर्जरी में वेंट्रिकुलोस्टोमी, कोरोइड प्लेक्सोटोमी किया जाता है, या फिर लंबर पंक्चर करके CSF निकाला जाता है, ठीक है। और संटिंग किया जाता है, जो कि मैंने आपको नीचे बता दिया है, ठीक है। संटिंग करके मस्तिष्क के पानी को किसी दूसरे कैविटी में इकट्ठा भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से बता दिया। अब इस पर सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद नर्सिंग देखभाल कैसे आप लिखेंगे, आप समझिए, आपका काम समझे, क्योंकि इससे पहले भी हम जो है पढ़ा चुके हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार नर्सिंग प्रबंध बताना ये ठीक बात नहीं है, समझ गए। तो आप खुद से लिखिए, खुद से समझिए, अगर पढ़े हैं तो। प्रश्न है माय डियर, कहता है आहार नाल की अविवर्ता, मीन्स इसे हम लोग इसोफेजियल अट्रेसिया कहते हैं। इसके कारण, चिकित्सक, लक्षण, उपचार, मतलब टोटल चीज़ें लिखना है। यह एक जन्मजात रोग है जिसे इसोफेजियल अस्ट्रिया जो है अट्रेसिया कहते हैं। हिंदी में इसे आहार नाल की अविवर्ता कहते हैं। अविवर्ता का मतलब होता है कि अवरुद्ध होना, ठीक है। यही जो है होता है आपका आहार नाल की अविवर्ता। अविवर्ता का मतलब होता है कि कनेक्टिविटी नहीं होना, अवरुद्ध होना आहार नाल का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, इतना चीज़ें समझने का मतलब है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझना पड़ेगा, तो आप लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जानते हैं आहार नाल का, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग इस फिगर में देखिए, ठीक है, ये फिगर में उतना क्लियर नहीं होगा, इस वाले फिगर में देखिए। जैसे मानिए ये हमारा पेट है, ठीक है, ये हमारा पेट है, ठीक है।
पेट से ऊपर के नली कौन जुड़ा होता है, आहार नाल जुड़ा होता है ना, एसोफेगस पेट से, तो ये हो गया, ठीक है। और उसी के जो है बगल में हमारा क्या रहता है, श्वास नली रहता है, जो 2 ट्रेकिया के रूप में दोनों फेफड़ों में खुलता है, ठीक है। इतना भी जानते हैं आप लोग। अब होता ये है कि बच्चा में अगर ये चीज़ें पाया जाता है, एसोफेगल अस्ट्रेसिया अगर पाया जाता है, तो उसमें होता ये है कि जो ये आहार नाल का नली जो पेट से कनेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट, वह कनेक्ट नहीं होता है, उसमें कनेक्टिविटी नहीं रहता है। या तो इसमें यह 5 कंडीशन बनता है, ठीक है। ये 5 जो है टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं अलग अलग कनेक्ट होने का। एक में होता यह है कि जो इसोफेगस होता है वह बीच से ही जो है संपर्क नहीं रहता है, और पेट अलग और आहार नाल ऊपर अलग, ठीक है। और यह ट्रेकिया के जगह पर ठीक रहता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो एसोफेगस वाला होता है ना, एसोफेगस का ऊपरी भाग, मतलब बीच में तो कनेक्टिविटी रहता ही नहीं है किसी में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है वह ट्रेकिया के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब दूसरे के साथ जुड़ जाता है, उससे फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। फिस्टुला का मतलब ही होता है कि शरीर का ऐसा खोखला पार्ट जो किसी दूसरे पार्ट के साथ जो है कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यही में यह भी नली है और यह भी नली है। तो एक भाग में तो कोई किसी से नहीं जुड़ेगा, सब के सब अलग रहेगा। पेट के निचला हिस्सा भी अलग, ठीक है, पेट के हिस्सा भी अलग, और आहार नाल भी अलग, और जो है ट्रेकिया भी अपना अलग रहता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद होता यह है बी में कि आहार नाल की ऊपरी हिस्सा ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो कि कनेक्ट किससे होना चाहिए, इस पेट से होनी चाहिए, लेकिन पेट से तो होता नहीं है, यह ट्रेकिया से कनेक्ट कर लेता है, फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन ए होता है, बाकी यह पेट अलग ही रहता है। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि ये ऊपर वाला ठीक रहता है, आहार नाल दोनों में तो कनेक्ट नहीं रहता है पेट से कनेक्ट होना चाहिए, जो नहीं होता है। लेकिन होता यह है कि जिस प्रकार से ऊपर वाला इससे कनेक्ट हो गया है, तो उसी प्रकार से अब नीचा जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है वह जो है ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन में होता यह है कि ये वाला ऊपर वाला भी ऊपर से कनेक्ट हो जाता है ट्रेकिया से, और नीचे वाला भी जो है नीचे से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। पांचवा कंडीशन बनता है कि सब जो है सबसे कनेक्ट हो जाएगा, यानी पेट आपस में आहार नाल से जुड़ा रहेगा, लेकिन यह जो है ट्रेकिया से जुड़ा भी रहेगा, यानी एच आकार बना लेता है, ठीक है। तो यही हमारा कुछ जो है ट्रेकिया के 5 जो है क्लासिफिकेशन हो जाता है। बड़ी आसान है। हम लोग जानते हैं कि यह आहार नाल होता है और यह बेचारा अपना ट्रेकिया होता है, दोनों फेफड़ा में खुलता है, लेकिन यह एस्ट्रेसिया होने से, अविवर्ता मतलब अवरुद्ध होने से होता यह है कि यह जो एसोफेगल में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसोफेगल ऊपर बेचारा जो नली होना चाहिए पेट से जुड़ा हुआ, वह नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, खंड हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अब विभाजन हो से एक मामला में ये होता है कि ऊपर का जो एसोफेगल है वह ऊपर ही रह जाएगा, और नीचे वाला जो पेट वाला है, पेट वाला अलग रहेगा, और ट्रेकिया अपने जगह पर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये ए मामला है। ए मामला में सिर्फ ये होगा कि ऊपर वाला एसोफेगल अलग और नीचे वाला पेट से जो जुड़ा हुआ एसोफेगल है, पेट वाला भाग अलग रहता है, ठीक है। दूसरा में ये है कि जो ऊपर का एसोफेगस है यह ट्रेकिया से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, एच आकार बनाएगा, और नीचे के पेट तो बेचारा अलग रहेगा ही, जब पेट वाला से नहीं जुड़ेगा एसोफेगस तो, ठीक है, और ट्रेकिया अपने जगह पर है ही। तीसरा कंडीशन बनता है कि अब ऊपर वाला जुड़ चुका है तो नीचे वाला कहेगा कि हम कहे कम रहेंगे, अब हमारा बारी है, ठीक है। पहले ये दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। बी में जाएगा तो ऊपर वाला कहेगा कि पहले हम जो है ट्रेकिया के साथ जुड़ेंगे, तुम नहीं, नीचे वाला को मारता है, ठीक है, कहता है कि पहले हम जुड़ेंगे ट्रेकिया के साथ, तो ये पहले ये कनेक्ट कर लेता है, फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। अब जब ऊपर वाला जुड़ जाता है तो ऊपर वाला का मन भर गया, तो अब ऊपर वाला के अब बारी आ गया नीचे वाला का, तो नीचे वाला जो पेट का भाग है वह ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब दोनों अपना अपना बारी से कनेक्ट हो गया है तो अब कहता है, अब आगे चल के कहता है ये दोनों अपना एसोफेगस के ऊपर वाला भाग और यह नीचे वाला जो पेट से कनेक्ट है, यह भाग दोनों अपना अपना कंपैरिजन कर लेता है, अपना अपना कंप्रोमाइज कर लेता है, और कहता है कि भाई तुम जिस साइड हो उस साइड तुम ट्रेकिया से जुड़ जाओ। मीन्स इसका मतलब है कि ट्रेकिया वाला ऊपर वाला भाग कहता है कि हम जो है एसोफेगस जो कहता है कि हम ट्रेकिया के ऊपर जुड़ जाते हैं, और नीचे वाला ये कहता है कि ठीक है तो हम नीचे हैं तो नीचे जुड़ जाएंगे, तो यह पेट से ऊपर वाला भाग नीचे से जुड़ जाता है। तो मतलब यह चौथा कंडीशन में यह दोनों जो है आपस में ट्रेकिया से जुड़ जाता है, ठीक है।
पांचवा कंडीशन होता है, तो पांचवा कंडीशन में अब होता यह है कि कहता है कि अब हम लोग बहुत अलग अलग हो गए, अब हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और ट्रेकिया से संपर्क कर लेंगे। तो इस दौरान यह जो एसोफेगस एट्रेसिया होता है यह तो मिल तो जाता है, पेट से मिल तो जाता है, लेकिन साथ में यह ट्रेकिया से भी मिल जाता है। तो इस दौरान यह ए चकार बना लेता है। देख लीजिए ए चकार है ना, यहाँ पे ए चकार है ना इसे। तो यही जो है आपका कुल 5 प्रकार होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये 5 स्टेप है जुड़ने का, समझ गए। तो उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए डिफिनीशन, यह एक जन्मजात विकृति है, पता है, जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण ग्रास नली, वही ग्रास नली मतलब एसोफेगस, ग्रसनी, फेरिंग्स, ठीक है, एवं आमाशय के बीच निरंतरता नहीं होती है, ठीक है। क्या कहता है कि ग्रसनी मतलब ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, और ग्रास नली, एसोफेगस और आमाशय, इन तीनों के बीच में कोई जो है कनेक्टिविटी, निरंतरता नहीं रहता है, ठीक है। ग्रास नली एक फिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकता है। वही चीज़ें मैंने बताया कि जो एसोफेगस है वह कनेक्ट मतलब एक फिस्टुला के द्वारा जो है श्वास नली ट्रेकिया से जुड़ सकता है, ठीक है, जिसे श्वास नली ग्रासिका नासुर या नालब्रम यानी ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला कहते हैं। तो अगर ट्रेकिया जो है एसोफेगल जो है ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है तो इसे हम लोग ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला कहते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ को समझना बड़ी आसान था जब आप इस फिगर को समझ जाते हैं। फिगर समझ गए होंगे, मैंने कितना बार रिपीट कर दिया। सीधी सी बातें हैं कि एसोफेगल एट्रेसिया यह एक जन्मजात रोग है। अब जन्मजात रोग कैसे होता है, तो मान गए भ्रूण जब विकास के सिचुएशन में था गर्भ में, तो उस दौरान उसे जो है यह विकास नहीं हुआ होगा, विकास में अवरुद्ध हुआ होगा, जिसके कारण अपूर्ण रूप से इसके विकास नहीं हुए, अपूर्ण रूप विकास में अपूर्णता आ गया होगा, मतलब पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होगा। तो उसके कारण मान गए यह अपूर्णता मान गए इसी एसोफेगल एट्रेसिया में को ही बना दिया होगा, ठीक है। देखिए अपूर्ण विकास कहीं भी बना सकता है। अगर मान गए भ्रूण में संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, विकास में कमी रह गया है, तो यह विकास में कमी कहीं भी हो सकता है। तो मान गए बहुत सारे जैसे हमने पढ़े हैं कि कट जाएगा, तो उसमें भी विकास में कमी हो गया, ओठ का कटना, तालू का कटना, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि मस्तिष्क में पानी भर जाता है, तो वह भी जन्मजात ही है। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कुबर निकल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइना बाइफिडा, तो वो भी पढ़ चुके हैं, वह भी विकास के कारण, असमान विकास के कारण होता है। तो ये सब होता है। तो इसी प्रकार से मान गए किसी को अगर ओसोफेगल में, ठीक है, ओसोफेगल में अगर विकास सही से नहीं होगा तो उसे ओसोफेगल एट्रेसिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होता है। अब जिसमें अगर किसी को ये होता है तो उसके ग्रास नली, ग्रसनी और आमाशय के बीच कनेक्टिविटी सही नहीं रहता है, ठीक है, निरंतरता नहीं रहता है। और ग्रास नली एक जो है फिस्टुला मतलब एक कनेक्टिविटी बना लेता है, किससे, श्वास नली से, ठीक है, जिसे श्वास नली ग्रासिका नाल सुर, ठीक है ना, यानी ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए यही मान गए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा में मानिए कि यहाँ पे 2 ट्रेकिया है, यहाँ पे भोजन वाला है, लेकिन यह भोजन वाला जो है ट्रेकिया से कनेक्ट है, नीचे वाला अलग है। तो ये देखिए ये फिगर से उतना आपको स्पष्ट नहीं होगा जितना आप जो है इस वाले से समझ गए हैं, ठीक है। अब इसके प्रकार आपसे पूछेगा कि प्रकार को बताएं, तो ऊपर देख लिए कुल 5 प्रकार होता है, 5 प्रकार से यह कनेक्ट होता है। टाइप ए में होता है आइसोलेटेड एसोफेगल एट्रेसिया। आइसोलेटेड के मतलब होता है कि जो एसोफेगल है वह पृथक रहता है, ठीक है, इसमें दोनों एसोफेगल मतलब जो आमाशय से नीचे जुड़ा हुआ है वो और ऊपर के जो एसोफेगल है दोनों अलग अलग होता है। आइसोलेटेड मतलब पृथक होता है, पृथक मतलब अलग होता है। तो ऊपर का जो यह आहार नाल है वह नीचे वाले जो पेट से जुड़ा हुआ आहार नाल है यह जो है बीच में दोनों के अलग रहता है, ठीक है, पृथक रहता है। और ट्रेकिया अपने जगह पर सही रहता है, इसीलिए इसे आइसोलेटेड एसोफेगल एट्रेसिया कहते हैं। और यह 8% संभावना ऐसे मामले में बनते हैं, ठीक है। बी नंबर का है, कहता है प्रोक्सिमल फिस्टुला विथ डिस्टल एट्रेसिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोक्सिमल फिस्टुला विथ डिस्टल एट्रेसिया। अब यह 1% मामले में बनता है जो एसोफेगल का ऊपर वाला भाग जो है कनेक्ट कर लेता है ट्रेकिया से, ठीक है, नीचे वाला भाग अलग रहता है पेट का, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब ये जो होता है इसे हम लोग प्रोक्सिमल फिस्टुला विथ डिस्टल एट्रेसिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल फिस्टुला। फिस्टुला मतलब एक नली, एक
खोखला नली जो किसी दूसरे नली से कनेक्ट हो जाए वही फिस्टूला बनाता है। ठीक है, फिस्टूला का मतलब ही होता है नालवरन। नालवरन का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नली जो दूसरे नली से जाकर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से चूंकि हमारा एसोफेगस भी एक नली ही है और ट्रेकिया भी एक नली ही है, तो मान गए यह नली इस नली से कनेक्ट हो जाएगा जाकर, तो यही हमारा फिस्टूला बन गया। ठीक है, तो यही फिस्टूला बनाता है। समझ गए चीज़ों को। प्रॉक्सिमल फिस्टूला विथ डिस्टल एट्रेसिया। ठीक है, डिस्टल याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल फिस्टूला बनाता है विथ डिस्टल एट्रेसिया के साथ। यह 1% संभावना होता है। ठीक है, सी नंबर में है, देखिएगा, प्रॉक्सिमल एस्ट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टूला 85%। अब ये कैसे मामला, यह सी नंबर तीसरा मामला है। तीसरा मामला में मैंने क्या पढ़ाया कि जब अब ऊपर वाला जुड़ गया है तो अब नीचे वाला कहता है कि अब तुम मत जुड़ो, अब हम जुड़ेंगे ट्रेकिया से, हमारा बारी है। यानी ऊपर वाला बेचारा जो है ऐसे ही रह जाता है और नीचे वाला जो होता है, यह नीचे वाला जो है जुड़ जाता है किससे, ट्रेकिया से। ठीक है, ट्रेकिया से जुड़ जाता है। समझ गए चीज़ों को। तो ऐसे ही जो है आपके होते हैं। ठीक है, तो यह ट्रेकिया से जुड़ जाता है, इधर अमाशय का भाग है। ठीक है ना, तो यही हमारा प्रॉक्सिमल एट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टूला, यह 85% संभावना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप जो है याद रखिएगा। ऊपर और ये सब दोनों बी नंबर सी नंबर तो एक ही है, सिर्फ याद रखना है बी नंबर 1%, सी नंबर 85%। ठीक है, चलिए आगे चलिए। डबल फिस्टूला विथ इंटरविंग एट्रेसिया। डबल फिस्टूला, अब डबल फिस्टूला क्या है, अब दोनों आपस में जुड़ चुका है, अब इसका जो है बात हो गया खत्म। अब यह क्या करता है, यह दोनों देख लीजिए, डबल फिस्टूला विथ इंटरविंग एट्रेसिया। ठीक है, इंटरविंग के मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला भाई यह ट्रेकिया से जुड़ा है। ठीक है, नीचे वाला कहता है कि भाई हमू नहीं रुकेंगे, हमू जो है जुड़ेंगे ट्रेकिया के साथ, तो यह भी जुड़ गया। लेकिन ये दोनों के बीच में इंटरविंग तो है ही, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन दोनों फिस्टूला आपस में दोनों कनेक्ट करके बना रहा है ना। तो यही जो है आपका डबल फिस्टूला बना रहा है। एक फिस्टूला ए हो गया इससे यहाँ पे, और एक फिस्टूला जो है आपका ए बनाता है, नीचे वाला भाग बना रहा है ट्रेकिया के साथ में। ठीक है, यानी ट्रेकिया के साथ में ओसोफेगल का नीचे और ऊपर दोनों पार्ट कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फिस्टूला विथ इंटरवेनिंग एट्रेसिया, और यह भी 1% मामला में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आइसोलेटेड फिस्टूला एच टाइप, यह 4% है। आइसोलेटेड फिस्टूला का मीन्स मतलब है कि देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एच कैसे बनाता है। तो जैसे ये ऊपर वाला है, अब कहता है कि भाई अलग अलग दोनों आदमी बहुत जो है कनेक्ट हो लिए, अब एक साथ सब कोई मिल के कनेक्ट हो लेते हैं। तो मतलब ऊपर वाला भाग समझिए ए है, ठीक है, और नीचे वाला भाग मानिए यहाँ पे ए है, ए अमाशय का। ठीक है, और इधर ट्रेकिया है। ठीक है, इधर ट्रेकिया है, समझ गए, इधर ट्रेकिया है अपना। ठीक है, ट्रेकिया है। अब ये ऊपर वाला कह रहा है कि भाई, नीचे वाला दोनों कह रहा है आपस में सहमति बना के कि हम लोग अब बहुत अलग अलग जुड़ लिए, अब हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ जुड़ते हैं। तो यह दोनों आपस में कनेक्ट रहता है, और इस कंडीशन में यह ट्रेकिया से भी कनेक्ट रहता है, और यही कारण है कि देखिए एच टाइप बना रहा है ना, तो इससे 4% जो है रूप में माना जाता है, 4% यह पाया जाता है। ठीक है, तो यही आइसोलेटेड फिस्टूला हो गया। याद करना बड़ी आसान है, ऊपर नीचे दोनों आइसोलेटेड फिस्टूला, बस रेशियो परसेंटेज याद रखिएगा। और बी नंबर का है प्रॉक्सिमल फिस्टूला विथ डिस्टल एट्रेसिया, बी और सी दोनों एक है। 20 सिर्फ आपका डी नंबर चौथा आपको सही से याद करना है, जिसमें डबल फिस्टूला बना रहा है विथ इंटरवेनिंग एट्रेसिया 1%। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकार भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे बढ़िया प्रकार आपको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, फालतू के समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई देख नहीं रहा है, ये चीज़ को हम भी देख रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है, चलिए कारण को हम लोग जानते हैं। कारण में हो सकता है, अब हम लोग पहले से पता है कि जन्मजात रोग के बस ज़्यादा कारण होता नहीं है, एक अनुवांशिक कारण होता है, और एक कारण होता है कि भ्रूण का विकास में असफल होना। ठीक है, यानी भ्रूण का सही से विकास न होना, और पर्यावरण जनित कुछ कारक भी हो सकता है। ज़्यादा कारण होता नहीं है। कारण में ये महत्वपूर्ण 2 कारण होते हैं, अनुवांशिक कारण, भ्रूणीय विकास की असफलता, यह 2 कारण महत्वपूर्ण होता है। भ्रूणीय विकास में असफल होने से ही ना जो है यह कनेक्ट एक से दूसरे में हो जा रहा है। ठीक है ना। अब इसका लक्षण क्या होगा, मान गए अगर किसी को इस प्रकार से अगर इधर से उधर कनेक्टिविटी हो जा रहा है, तो इसमें क्या क्या जो है लक्षण होंगे, तो लक्षण अब आराम से आप लिख सकते हैं। मुंह से निरंतर, देख लीजिए, मुंह से निरंतर जो है झाग वाला लार बहना। ठीक है, सलाइवा निकलना। ठीक है, भोजन के बाद उल्टी, खांसी व दम घुटना। अगर ऐसा मरीज है, कोई बच्चा है और वह दूध वगैरह ले रहा है, तो तुरंत उसका उल्टी हो जाएगा, या खांसी होगा, या दम घुटेगा। क्यों? क्योंकि मान गए हो सकता है उसका जो है ऊपर वाला
एसोफेगल ट्रेकिया से कनेक्ट हो तो जो भी दूध वगैरह लेगा वो तो ट्रेकिया में चला जाएगा। तो ट्रेकिया में हम लोग जानते हैं वह हवा लेने का मार्ग है, वह कोई भोजन का मार्ग है नहीं। तो उसमें एक पानी भी अगर चला जाएगा तो व्यक्ति को दम घुटने लगता है, खांसी होने लगता है। तो यह प्रॉब्लम आपके होगा ही लक्षण, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब बहना। अब होता यह है कि अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब आता है, क्योंकि ट्रेकिया से कनेक्ट है तो असर तो ट्रेकिया में थोड़ा ना थोड़ा जाएगा ही। तो वह झाग के रूप में ट्रेकिया हमारे श्वसन नली के जरिए नाक में ही निकलेगा, तो नाक से रक्त जो है शराब ज़्यादा होगा। जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाता है, और जन्म के जैसे ही जन्म ले लेगा तो उसके तुरंत बाद जो है आपके उसमें दोष जो है दिखने लगता है लक्षण, ठीक है। उदर स्फीति मतलब पेट में वायु भर सकता है। पेट में वायु कैसे भर जाएगा, तो मान गए अगर आपका कंडीशन यहाँ पे भी बना है, आप लोग देखे हैं कि पेट वाला जो है यह श्वसन नली से कनेक्ट हो जाता है। तो मान गए हम श्वास लेंगे तो श्वसन नली में सांस आएगा, हवा आएगा, और यह हवा कनेक्ट है आपके यहाँ पे, पेट भी कनेक्ट है ट्रेकिया से, पेट का भाग। तो यह हवा कुछ भाग जो है पेट में भी आएगा, तो पेट में हवा भरने लगेगा, तो इसी को उदर स्फीति कहते हैं, ठीक है ना। तो यह सब लक्षण याद रखिएगा कि मुंह से निरंतर झाग बहना, ठीक है, भोजन के बाद उल्टी होना, खांसी होना, दम घुटना, अत्यधिक मात्रा में नाक से सिक्रेशन होना, जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाना, उदर में वायु भरना, ठीक है, जो है आरामदायक महसूस होना मतलब आराम नहीं लगना, ठीक है, परेशानी होना, श्वास लेने में कष्ट होना, ठीक है, कुपोषण हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि भोजन बच्चा सही से नहीं करेगा, उल्टी हो जाएगा तो कुपोषण भी होगा, ठीक है। तो और सारे लक्षण आप इसमें सहायक लक्षण लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका उपचार क्या होगा माय डियर, तो उपचार में ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण इसका होता है सर्जरी। मान गए, अब आपको ऊपर बता देते हैं, उपचार में इसका सर्जरी सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फिगर देखिए यहाँ पे, ये फिगर देखिए, मान गए यहाँ पे क्या किया जाता है, मान गए कि आपका ए वाला कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ए वाला यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ पे इसको जो है काट के, ठीक है, इससे कनेक्ट कर देता है डॉक्टर सर्जन, ठीक है, तो यह ठीक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें सर्जरी के द्वारा जो फिस्टूला है उसको सही किया जाता है। अगर पेट वाला ट्रेकिया से कनेक्ट है तो वहाँ काट कर पेट के एसोफेगस से कुछ ज्वाइंट कर देता है, ठीक है। तो यही जो है सर्जरी होता है। तो पहला उपचार में आप यही लिखिएगा कि इसके लिए जो है सर्जन जो है आवश्यक सर्जरी करते हैं, जहाँ पे फिस्टूला को ठीक करते हैं सर्जरी के द्वारा। तो ट्रीटमेंट में पहला पॉइंट सबसे आप लोग ये लिखिएगा, यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, छूट गया है, सर्जरी लिखिएगा, पहला सर्जरी होगा, ठीक है। सर्जरी के द्वारा जो मार्ग इधर से उधर कनेक्ट हो गया है उसको करेक्ट किया जाता है, सही किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बालक को 30 डिग्री कोण पर ऊंचा उठाकर रखना चाहिए ताकि अमाशय पदार्थ बाहर ना निकल पाए, ठीक है। अब मान गए जो भोजन आप मान गए दे रहे हैं, भोजन जो आप डायरेक्ट पेट में पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट तरल वगैरह आप भोजन जो है पेट में दे रहे हैं बच्चे को ट्यूब के द्वारा, ट्यूब फीडिंग कराकर, चूँकि भोजन लेने में असमर्थ है, वह उसका एसोफेगल काम कर नहीं रहा है, एसोफेगल इधर से उधर कनेक्ट है, तो वो तो भोजन पेट में जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ट्यूब फीडिंग कराते हैं बच्चे को, ठीक है। डायरेक्ट अमाशय में पेट में जो है ट्यूब को इंसर्ट करके और जो है भोजन उसमें तरल दिया जाता है। तो इस कारण जो है भोजन हो सकता है अमाशय से जो है बाहर निकल जाए, चूँकि उसका कनेक्टिविटी दूसरे जगह है। तो उसके लिए जो है हम 30 डिग्री कोण पर रखेंगे, ठीक है ना, ताकि जो पेट का जो पदार्थ है वह वापस जो है ट्रेकिया में ना आए, ठीक है ना। चलिए, या बाहर ना निकले। दूसरा है संप ड्रेन द्वारा अपर एसोफेगल पाउच का सक्शन करेंगे। अब मान गए ऊपर वाला जो एसोफेगल है जो अमाशय से कनेक्ट नहीं है, इसमें हो सकता है कोई सिक्रेशन वगैरह हो, भोजन लेने के बाद जो है दूध लेने के बाद इसमें कोई चीज़ का जमाव हो, तो इसको जो है हम लोग सक्शन करते हैं संप ड्रेनेज के द्वारा, ठीक है, अपर एसोफेगल को, ठीक है। चलिए तीसरा है माय डियर गैस्ट्रोटोमी करना ताकि अमाशय में दबाव कम हो एवं अंतः श्वसन को रोका जाए सके, तदुपरांत इसका उपयोग आहार देने के लिए किया जाता है। अब ऐसे मरीज में चूँकि सर्जरी अचानक से तो जरूर किया नहीं जाता है और सर्जरी करके ठीक किया नहीं जाएगा, तो पहले उसको जो है गैस्ट्रोटोमी किया जाता है। मीन्स पेट में क्या किया जाता है, ट्यूब को लगा दिया जाता है, डायरेक्टली एक चीरा लगा के जो है पेट में ट्यूब को लगा दिया जाता है और भोजन वगैरह जो है उसी ट्यूब के द्वारा पेट में डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। तो इससे मान गए जो है श्वसन, अंतः श्वसन मतलब अंदर ही अंदर श्वसन भी जो है रुकता है, दबाव कम होता है और पोषण के लिए भी काम में आता है गैस्ट्रोटोमी, ठीक है।
आगे है चौथा है लाक्षणिक उपचार। अब लक्षण के उपचार करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक संक्रमण से रोकने के लिए ऑक्सीजन देंगे, चूँकि ऑक्सीजन का कमी श्वसन कष्ट हो सकता है इसमें, तो ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तरल के कमी के लिए आईवी फ्लूइड कंटिन्यू देते रहेंगे पोषण बनाने के लिए। तो यह जो है आपके हो गए, ये सब सहायक उपचार हो गए, लेकिन मस्ट उपचार इसका क्या होगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस उपचार से पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा कि मरीज का प्रबंध, और प्रबंध में आप लोग लिखिएगा, पहला प्रबंध लिखिएगा सर्जिकल प्रबंध, और लिखिएगा कि इसमें जो है बच्चे को जो है सर्जरी के द्वारा जो है ठीक किया जाता है फिस्टूला को। ठीक है, फिस्टूला को करेक्ट किया जाता है, और जिससे जो है बच्चे को जो है आम तरीके से भोजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहला सर्जरी लिख दीजिएगा। सर्जरी में लिखिएगा कि जो चिकित्सक होते हैं वह सर्जरी के द्वारा जो है फिस्टूला को ठीक करते हैं। ठीक है, बस ये हो जाएगा। और उसके बाद उपचार में ये सब लिख दीजिएगा, ये सब तो सहायक है। ठीक है, सहायक उपचार है। ठीक है ना। चलिए, नर्सिंग प्रबंध की बात किया जाए तो चूंकि इसमें सर्जरी संभव है, अभी ऊपर बताएं हैं सर्जरी होगा, तो सर्जरी के लिए इसमें कोई नाम नहीं है फलाना सर्जरी होगा। ठीक है, बस सर्जरी के जरिए इसमें जो है पेशेंट को यह ठीक किया जाता है। जो कनेक्टिविटी मान गए ट्रेकिया से है उसको जो है काट कर और उसको जो है सही दिशा में ठीक किया जाता है। ठीक है, अब रह गई नर्सिंग प्रबंध की बात। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कोई भी पेशेंट हो, अगर सर्जरी हुआ हो तो नर्सिंग प्रबंध आप लोग को पता है कि सर्जरी से पहले नर्सिंग प्रबंध करते हैं, सर्जरी के दौरान नर्सिंग प्रबंध करते हैं, और सर्जरी के बाद नर्सिंग प्रबंध करते हैं। तो आप इसमें देखिए बीमारी क्या कहता है। तो बीमारी कहता है कि पेशेंट जन्मजात रोग है, एसोफेगल एट्रेसिया हुआ है, मतलब फिस्टूला बना है ट्रेकिया से अमाशय को, या ट्रेकिया से किसको, एसोफेगस के ऊपरी भाग से, या सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर सर्जरी होगा तो एज ए नर्स सर्जरी से पहले आप क्या करेंगे, सर्जरी के बाद क्या करेंगे, टोटल चीज़ें आपको लिखना है। चलिए हम बता ही देते हैं कि सर्जरी से पहले देखभाल क्या क्या होगा। सर्जरी से पहले देखभाल क्या करेंगे, ऑपरेशन से पूर्व जो है बालक को मुख से, मतलब मुंह से कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, और एसोफेगल एट्रेसिया में तो ऐसे भी जो है मुंह से डायरेक्टली कुछ नहीं देना चाहिए। बालक को वाइटल साइन का चेक करें, वह किसी भी परिवर्तन का तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। शिशु को संक्रमण से बचाएं, जब वह सर्जरी में जाने वाले हैं तो उससे पहले संक्रमण से बचाएं। डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयां और ऑक्सीजन प्रदान करें। ठीक है, सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें। अब सर्जरी से पहले सक्शन के द्वारा श्वसन मार्ग को बिल्कुल क्लीन कर दे। ठीक है, और भी लिखेंगे कि जो है बच्चे के अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करेंगे। बच्चों को अभिभावकों को जो है संतावना देंगे, क्योंकि सर्जरी से घबरा जाता है तो इसमें भी उसके पेरेंट्स घबरा जाएंगे। ठीक है, एनपीओ में रखें। ठीक है ना, एनपीओ में मतलब मुंह से कुछ भोजन नहीं देंगे। ठीक है, तमाम ऐसे चीज़ें जो है सर्जरी से पहले, इसमें तो शॉर्ट में लिखा गया है ना, आप और सब चीज़ें जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आगे है शल्य क्रिया के बाद देखभाल। अब यहाँ पे शल्य क्रिया के बाद देखभाल लिख रहे हैं। शल्य क्रिया के अगर दौरान पूछता तो दौरान ओटी में देखभाल होता है, तो दौरान क्या क्या होगा वो आप देखभाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं पहले कितना बार बता चुका हूँ, हर एक बार टिप्स भी देता हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी फिर भी बता देते हैं। बाद देखभाल की बात आएगा तो बालक को गर्म उधपात इनक्यूबेटर में रखना चाहिए। ठीक है, सक्शन सर्जरी के बाद इनक्यूबेटर में रखें। सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें, जिससे श्वसन की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। वह शराब की मात्रा को नोट करें, मतलब कितना निकल रहा है श्वसन मार्ग से शराब, इसका नोट करें। वाटर सील ड्रेनेज का देखभाल करें, जो तरल निकालने के लिए लगाया गया है। आईवी फ्लूइड जो है निरंतर देते रहे। डॉक्टर्स के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक दें। प्रत्येक आधे घंटे बालक को जैविक चिन्ह वाइटल साइन चेक करें। प्रत्येक 4 घंटे में शिशु की स्थिति बदलना चाहिए। अमाशय छिद्र द्वारा शिशु का पोषण दें, वही गैस्ट्रोटोमी द्वारा, क्योंकि गैस्ट्रोटोमी तब तक रहता है जब तक वह सर्जरी पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए, तब तक जो है मुंह से भोजन नहीं दिया जाता है। ठीक है, शिशु की देखभाल में माता को सम्मिलित करें। शिशु द्वारा मुख से आहार ग्रहण करने पर अमाशय छिद्र बंद कर दे। अगर सर्जरी हो गया है और जब भोजन मुंह से लेने लगे बच्चा और कोई दिक्कत ना हो, तब जाके अमाशय छिद्र को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की जटिलता दिखने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। और इस प्रकार से यह सर्जरी के बाद की देखभाल है। तो बहुत चीज़ें तो इसमें शॉर्ट है, बहुत चीज़ें नहीं लिखा गया है सर्जरी के बाद। ठीक है ना, सर्जरी से पहले ड्रेसिंग वगैरह का देखभाल करेंगे। ठीक है, घाव वगैरह का देखभाल करेंगे, संक्रमण से मुक्त रखेंगे। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों को और अभी लिखाता इसमें आपको लिखना है। मैं आपको टिप्स दे दिया, आपको लिखना है। देखिए, कोई भी बीमारी का जब आप नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं ना, तो नर्सिंग प्रबंध आपके लक्षण के हिसाब से ही होता है। ठीक है, कोई बीमारी का। और अगर सर्जरी का नर्सिंग देखभाल लिखते हैं, सर्जिकल सर्जरी होने के बाद नर्सिंग देखभाल लिखते हैं, तो सर्जरी के हिसाब से आप नर्सिंग देखभाल लिखिए कि किस साइट पर सर्जरी किया गया है, उसको कैसे देखभाल करेंगे, कौन पोजीशन देंगे। ठीक है, इस सारे चीज़ें होता है। तो माइनर चीज़ें है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लिख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का नर्सिंग प्रबंध। मैं आपको बार बार यही बताता हूँ। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।